हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिल्लत ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिल्लत ई क्लासेस पे। मैं आपके साथ प्रीति मैम। चलिए, तो आज मैं बात करती हूँ, मैं आपके साथ प्रीति कुमारी। आज मैं कुछ ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज़ के प्रश्न लेकर के आई हूँ, चर्चा करते हैं उस पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिया है यहाँ पर मैंने कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी और विश्व की सबसे बड़ी नदी, यानी कि दक्षिण अमेरिका की भी सबसे बड़ी नदी है और विश्व की बात करूँ तो विश्व में भी सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? अमेज़न नदी जो है सबसे बड़ी नदी है। चलिए आगे मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं? ये रखते हैं रिपब्लिकन दल से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगले प्रश्न पे बात करती हूँ कि नोक और शोर पार्क जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो नोक शोर पार्क किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में पड़ता है आपका नोक और जो है शोर पार्क अवस्थित है। चलिए आगे बात करूं, दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं शीला दीक्षित। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बात करती हूँ। यहाँ पर अगला प्रश्न है, मुल्ला पेरियार बांध केरल और डैश डैश के बीच का विवाद है या विषय है। तो मुल्ला पेरियार बांध जो है केरल और किस राज्य के बीच का अभी तक विवाद विषय बना हुआ है? सही आंसर होगा यहाँ पर तमिलनाडु। ये जो है ये दो राज्य तमिलनाडु और केरल के बीच का जो है जल विवाद है। चलिए यहाँ पर मैं मुल्ला पेरियार बांध को लेकर के कुछ बात करूंगी। तो मुल्ला पेरियार बांध का मुद्दा दो दक्षिण भारतीय राज्यों के बीच है जो तमिलनाडु और केरल के बीच अवस्थित है। बात करूं मुल्ला पेरियार बांध की तो यह पूर्णतः कहाँ है, यानी कि केरल राज्य में अवस्थित है, लेकिन विवाद जो है तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों के बीच है। आगे थोड़ी सी बात करती हूँ यहाँ पर इसी में ही। 120 वर्ष पहले की बात है, यानी कि 120 वर्ष पहले पानी को बहाल करने के लिए पेरियार नदी पर यह बांध बनाया गया था। इम्पोर्टेंट है कि मुल्ला पेरियार बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये पेरियार नदी पर ही बनाया गया है। ये जो बांध है, ये बांध पूरी तरह से कहाँ पर अवस्थित है? ये बांध पूरी तरीके से कहाँ पर है? केरल राज्य में अवस्थित है। लेकिन इसे जो है 29 अक्टूबर यानी कि 29 अक्टूबर 1886 को 999 वर्षों के लिए तमिलनाडु के साथ इसको तमिलनाडु पर रिलीज कर दिया गया था। ओके, चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि मारसुंदर किस नदी की सहायक नदी है? मारसुंदर किस नदी की सहायक नदी है? कि मारसुंदर जो नदी है किस नदी में जा करके मिलती है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन 3 चिनाब नदी में जा करके मिलती है आपकी मारसुंदर नदी। आगे मैं बात करती हूँ अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से पाकिस्तान से कौन सा स्थल संबंधित है? पाकिस्तान से कौन सा स्थल संबंधित है? देखिए पोटावार की बात करें, पोटावार पठार ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, और यहाँ पर बात करूँ मिथनकोट की ये भी, और जो त्रिमू पड़ता है ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि सभी। तो यहाँ मैं बात करती हूँ जो त्रिमू बैराज है। त्रिमू बैराज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झांग जिले में अवस्थित है। एक पंजाब प्रांत है, यानी कि जो आपका पड़ता है पाकिस्तान में, वहाँ का एक जिला है उसका जिसका नाम है झांग। वहाँ पर जो है यानी कि चिनाब नदी पर एक बैराज बना हुआ है जिसका नाम है त्रिमू बैराज। आगे मैं बात करूं यहाँ पर, यह झेलम और चिनाब नदी के संगम पर जो है बना हुआ है, संगम के नीचे बना हुआ है जो आपका ये है त्रिमू बैराज। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शोक नदी के रूप में नहीं जानी जाती है? शोक नदी किसे कहते हैं? उस नदी को शोक नदी कहते हैं जो किसी बाढ़ या फिर जिससे क्या जन और धन की हानि होती हो, या फिर जो है जिसमें क्या यानी कि आकस्मिक कभी भी, या फिर यानी कि जो है कभी भी जल का बहाव ज़्यादा हो जाए जिससे जन धन की हानि हो, ये होता है शोक। तो यहाँ पर महानदी, दामोदर और कोशी ये तीनों जो हैं ये तीनों शोक नदी कहलाई जाती हैं, जबकि लूनी शोक नदी नहीं है। लूनी आपके अजमेर से निकलती है और जाकर के कच्छ के रण में जाकर के गिर जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। चलिए, और यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि महानदी, और हाँ कमेंट सेक्शन में ये पूछना चाहूँगी आपसे कि महानदी किस राज्य का शोक है और दामोदर किस राज्य का शोक है, और कोशी जो है किस राज्य के शोक के रूप में जानी जाती है। तीनों नदियाँ शोक कहलाती हैं। ऑप्शन में आपको देती हूँ कि इनमें से एक नदी बिहार का शोक कहलाती है, एक बंगाल का शोक कहलाती है और एक उड़ीसा का। ये आपको सही लगाना है कि कौन सी नदी कहाँ का शोक कहलाती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो समूह में विभाजित हुई? तो क्रांतिकारी और उदारवादी। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3
रास बिहारी घोष की मैं बात करूं तो रास बिहारी घोष जो थे ये आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो समूह में विभाजित हुई थी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि पट्टाभी सीतारमैया स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। चलिए आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है कि भीम बेसिन छोटे और मध्य आकार के निम्न श्रेणी के यूरेनियम के भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक में भीम बेसिन के छोटे और मध्य आकार के यूरेनियम के जो भंडार हैं ये कर्नाटका में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी भीमा नदी पश्चिम और दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। और आगे बात करूं कृष्णा नदी में जो है प्रवेश करने से पहले यह महाराष्ट्र और कर्नाटक तेलंगाना राज्यों के माध्यम से होकर के गुजरती है। यानी कि यह जो है कुल कितनी दूरी तय करती है? ये 861 किलोमीटर दूरी जो है, यानी कि 861 किलोमीटर के लिए दक्षिण पूर्व में बहती है। उसके बाद में किसकी संगम नदी हो जाती है भीमा? ये कृष्णा की सहायक नदी हो जाती है, इसका संगम हो जाता है कृष्णा नदी में। चलिए आगे बात करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन है? तो राजीव रत्न खेल से यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी है मैरी कॉम। राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर। चलिए तो कुछ यहाँ पर खेल 2018 से लेकर के 2008 से लेकर के 2019 तक के जो आपके वर्ड हैं तो ये दिए गए हैं, और कुछ और खेल हैं उनसे संबंधित व्यक्तियों की चर्चा की गई है और उन्हें किस खेल या किस क्षेत्र खेल में जो है उनको पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है देख लेंगे आप वीडियो को पॉज करके। ओके आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैरी कॉम ने यानी कि मैरी कॉम वर्ष 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली मुक्केबाज महिला बनी थी। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी बनी है। लेकिन देखिए ये पहली महिला बनी है कर्णम मल्लेश्वरी भारत की, लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पर मुक्केबाज की तो कौन बनी है? मैरी कॉम। चलिए आगे बात करते हैं। वह एक यानी कि सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करूं, उन्होंने जो है 1994 में 1994 में या फिर 1995 में 54 किलो वर्ग में विश्व खिताब जीता और 1993 और 96 में तीसरे स्थान पर रही है। और उन्होंने जो है 2000 ओलंपिक में एक और कांस्य पदक जीता और वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला भी रही थी। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये इसको याद रखना है आपको। ओके चलिए तो अगले प्रश्न पे चर्चा करती हूँ। प्रश्न नंबर 14 है कि एंटीगुआ की राजधानी कहाँ है? एंटीगुआ की राजधानी कहाँ पर है? सेंट जॉन्स में एंटीगुआ की राजधानी है। सेंट जॉन्स एंटीगुआ की राजधानी है। ओके यहाँ पर बात करती हूँ एंटीगुआ और जो बारमूडा जो है ये इसको ट्राइंगल के नाम से जानते हैं, यानी कि बारमूडा ट्राइंगल। ठीक है तो वहीं पर यानी कि एंटीगुआ ये है आपका बारमूडा और अमेरिका में एक जुड़वा द्वीप के देश हैं जो कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में अवस्थित हैं। आज भी ऐसा माना जाता है कि इस ट्रायंगल के ऊपर से जहाज स्वाज भी नहीं गुजरते हैं। या चलिए तो इसमें जो है यानी कि इसमें दो प्रमुख निवास द्वीप हैं, एंटीगुआ और बारमूडा शामिल हैं। और आगे मैं बात करूं यानी कि सेंट जॉन्स एंटीगुआ और बारमूडा की राजधानी सबसे बड़ा शहर भी है। ओके चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो भी ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच नहीं होती है? मैं बात करूं यहाँ पर सिक्किम की। सिक्किम जो है सिक्किम की सीमा टच किस किस से होती है? सिक्किम की में जो सीमा टच होती है आपकी होती है दो राष्ट्र हैं, आप उन दोनों राष्ट्र का मुझे नाम बताएंगे। चलिए एक का नाम मैंने बता दिया भूटान, दूसरा क्या है? दूसरे का आप मुझे बताएंगे। हाँ नेपाल। या आगे मैं बात करूं यहाँ पर जो है आगे की बिहार से किस राज्य की? बांग्लादेश। या आगे मैं यहाँ पर बात करती हूँ राजस्थान की पाकिस्तान से होती है, लेकिन हरियाणा की किसी से भी सीमा साझा नहीं होती है। तो यहाँ पर देखेंगे भारत के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर तट नहीं है। कौन कौन से? हरियाणा किसी से टच नहीं होता, मध्य प्रदेश और झारखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ और दिल्ली, ये 5 यानी कि राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कोई भी ना तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लाइन टच होती है और ना ही कोई तटीय सीमा साझा करती है। ओके
चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 पर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो कोट्टम है आंध्र प्रदेश में है, या फिर ये कृष्णावतारम है ये केरल में है, या फिर विदेशिया ओडिशा में है ये, या फिर रसीला ये भी ओडिशा में है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर होगा कि यहाँ पर सिर्फ जो मेल खाता है आपका कोट्टम आंध्र प्रदेश में सही है, और यानी कि ये है कृष्णावतारम ये केरल में है, लेकिन ये ऑप्शन विदेशिया और जो रशीला है ये उड़ीसा में नहीं है। चलिए आगे बात करती हूँ। तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तीरथगढ़ जलप्रपात की बात करी है, कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जो है आपका जलप्रपात अवस्थित है। तो यहाँ पर देखते हैं इंद्रावती टाइगर अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कान्हा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। पलामू बाघ अभ्यारण्य की बात करूँ तो झारखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि मीनाबक्कम किस हवाई अड्डे का अन्य नाम है? तो मीनाबक्कम किस अन्य हवाई अड्डे का नाम है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 19 के, भारतीय विश्व मार्ग के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय विश्व मार्ग के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर यानी कि भारतीय विश्व मार्ग के नाम से जाना जाता है। आगे बात करती हूँ कि निम्नलिखित में से किस भारतीय धार्मिक समुदाय को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 5 यानी कि सिखों को, बौद्ध को, जैन को और पारसी को जो है यहाँ पर आपका अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न से पहले बात करूँ यहाँ पर, भारत सरकार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित समुदायों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित करती है? सिख, मुस्लिम, ईसाई और पारसी और बौद्ध और जैन, इन सभी धर्मों को जो है भारत सरकार अल्पसंख्यक में रखती है। आगे बात करते हुए प्रश्न नंबर 21, मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में होता है क्या? तो मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में मैग्नीशियम होता है। ओके, आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है 22 की, किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन को सिंधु नदी की जो डॉल्फिन है उसको राज्य जलीय जीव घोषित किया है? पंजाब ने ऐसा किया है। पंजाब आंसर सही होगा ऑप्शन 3, यानी कि पंजाब राज्य सरकार ने सिंधु नदी में जो डॉल्फिन है उनको राज्य जलीय जीव घोषित किया है। आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, जिसको मृतकों का टीला भी अन्य नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल की मैं बात करूँ तो कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है राखीगढ़ी। यस, चलिए आगे मैं बात करती हूँ कि भारत के जो सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए भारत के व्यक्ति कौन हैं? तो दयाराम साहनी नाम याद रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। किस इस्पात कारखाने की स्थापना आज़ादी के बाद की गई थी? जो भिलाई कारखाना है आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। तो ये जो है ना कि भिलाई कारखाना, इसकी जो स्थापना थी आज़ादी के बाद की, तुरंत आज़ादी के बाद की गई थी। अगला प्रश्न है कि बांदोड़कर गोल्फ ट्रॉफी जो है किस खेल में दी जाती है? जो आपकी बांदोड़कर गोल्फ ट्रॉफी है ये फुटबॉल में दी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 2022 की राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे उनकी मेजबानी करेगा आपका बर्गिम। क्या करेगा? बर्गिमम। चलिए, बर्मिंघम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भाई अद्धा और बिक किसके द्वारा चलाए गए थे? अद्धा और बिक चलाने वाला जो शासक था ये तुगलक वंश का शासक था, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति को कहा जाता है इसकेमिया। इसमें क्या होता है? आयरन की कमी के चलते क्या होता है, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है। यस, चलिए आगे चलते हैं। अगला इसमें बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया की। हाइपोग्लाइसीमिया जिससे निम्न रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है, जिसे अर्थात जब रक्त शर्करा सामान्य स्तर से कम हो जाती है तब क्या करते हैं मनुष्य के शरीर में काफ़ी तरीके से क्या होता है, यानी कि या तो ग्लूकोज सामान्य स्तर से जैसे बाहरी स्तर से चढ़ाया जाता है,
या फिर क्या होता है यानी कि ग्लाइकोजन तक बनने के लिए यानी कि इसको जो है डायरेक्टली ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात करूँ कि हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है, हाइपरग्लाइसीमिया रक्त में शर्करा या ग्लूकोज के उच्च स्तर को संदर्भित करता है और यह तब होता है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है। सो कई बार ऐसा होता है, इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। यस, चलिए आगे बात करती हूँ। यहाँ पर उच्च रक्त शर्करा मधुमेह का एक प्रमुख संकेत है। जब मनुष्य के शरीर में उच्च रक्त में यानी कि ब्लड में शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, सो एक शुगर के लिए भी इंडिकेट करता है ये। अच्छा, यहाँ पर बात करती हूँ यानी कि हेमोस्टेटिस क्या होता है। सो हेमोस्टेटिस होता है, हेमोस्टेटिस या फिर हेमोस्टेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो रक्तस्राव को रोकती है, जिसका अर्थ है कि क्षतिग्रस्त रक्त वाहिका के भीतर रक्त रखना, और यह घाव भरने का पहला फर्स्ट स्टेप होता है। ओके, तो ये कहाँ पर होती है, ये होती है आपके WBC में। ओके, हाँ, हेमोस्टेसिस ये स्केमिया एक अंग पर्याप्त रक्त की आपूर्ति की कमी है, जो अक्सर यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हो जाता है या होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाइकल कशेरुकों की संख्या कितनी होती है। तो सर्वाइकल कशेरुकों की संख्या होती है यहाँ पर 7। मैं बात करूँ यहाँ से यानी कि जहाँ से हमारा यानी कि जो हमारा खोपड़ी का हिस्सा होता है यहाँ पर, और इससे एक यहाँ से लेकर के खोपड़ी के हिस्से से लेकर के थोड़ा कंधों तक जो होती है यानी कि ये सर्वाइकल कशेरुक पाई जाती हैं। ओके, चलिए तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 7 इनकी संख्या होती है, ये होती हैं सर्वाइकल। यस, चलिए आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि आपकी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसको 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि फ्रेजर आयोग की स्थापना 1902 में निम्नलिखित में से किसके सुधार के लिए की गई थी। तो फ्रेजर आयोग की स्थापना की गई थी पुलिस सुधार के लिए की गई थी। ओके, सो यहाँ पर बात करूँ 1902-3 में एक सर एंड्रयूस फ्रेजर के अंतर्गत पुलिस सुधारकों के लिए एक पुलिस आयोग की स्थापना की गई और लॉर्ड कर्जन को पुलिस की खुफिया जानकारी में बहुत ही सफलता भी मिली थी। चलिए सो आगे बात करती हूँ मैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान की एक आधिकारिक भाषा है। सो पश्तो अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। ओके, तो यहाँ बात करते हैं अफगानिस्तान में 30 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और मुख्य भाषा जो वहाँ की दारी जो यानी कि अफगान फारसी है, और पश्तो जो एक जो है पूर्वी ईरानी भाषा में गिनी जाती है। और यहाँ पर मैं बात करूँ दारी और पश्तो, यानी कि दारी और पश्तो और अरबी अक्षरों के साथ इन दोनों को जो है लिखा जाता है, जो अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा में शामिल हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो चलिए आज देखते हैं, संजय डुबरी टाइगर है यानी कि टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। ये इसके बाद जो है आपका यानी कि टोडाबोर्ड ये है, टोडोवा ये महाराष्ट्र में है। बक्सर टाइगर रिजर्व है, ये पश्चिम बंगाल में है, जबकि इंद्रावती टाइगर रिजर्व ओडिशा में नहीं है। कमेंट में बताएंगे ये टाइगर रिजर्व कहाँ है। चलिए आगे बात करती हूँ कि भारत के अब तक कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। तो भारत के लगभग 2 राष्ट्रपति अब तक निर्विरोध चुने गए हैं। एक का नाम है नीलम संजीव रेड्डी, दूसरे का नाम आप मुझे बताएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, दोनों हैं। नीलम संजीव रेड्डी के अलावा पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी 1950 से 1952 की अवधि के लिए निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन आगे के चुनावों में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था। अगला आंसर है कि पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। सो यकृत को प्रभावित करता है आपका पीलिया। यस, चलिए आगे यहाँ पर बात करूंगी पीलिया होता क्या है, पीलिया के बारे में। पीलिया तब होता है जब हमारे रक्त में बहुत अधिक बिलिरुबिन का निर्माण हो जाता है। जैसे मैं बात करूँ ये क्या होता है, बिलिरुबिन का निर्माण हमारे शरीर में क्या होता है। बिलिरुबिन क्या है, एक विषैला पदार्थ ही बोलूँ, बिल्कुल सही बात होगी जहाँ तक है। ये क्या होता है, इस कंडीशन में होता है कि जो हमारे भोजन को पचने के लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, और यदि ऐसा हो जाता है जब हमारे ब्रक में ये जो है कि जो प्रोसेस चलती है, जो हमारे ब्रक में या फिर हमारे कुछ यानी कि ब्रक के नीचे
कुछ बात करें कि कुछ इसे या फिर कोई जैसे मैल जम जाए या फिर कोई पथरी का निर्माण हो जाए, तो जब वो वहाँ पर जम जाती है, इससे क्या होता है, बिलिरुबिन हमारा यूरिन में नहीं मिल पाता है, फिर ये पूरी बॉडी में जो है फैलने लगता है धीरे धीरे से पूरी बॉडी में। तो पूरी बॉडी का कलर कैसा हो जाता है, हमारे ब्लड का कलर बात करें तो यानी कि पूरे बॉडी का कलर जिससे क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, पीला, जिसे कहते हैं कि पीलिया हो गया है। ओके, सो चलिए आगे मैं यहाँ पर बात करूँ। आमतौर पर बिलिरुबिन जो है रक्त प्रवाह से हमारे यकृत में पहुँच जाता है। यस, चलिए फिर यह पित्त नलिकाओं नामक यानी कि ट्यूब से गुजरता है, और ये नलिकाएं पित्त नामक एक पदार्थ को हमारी छोटी आंत में ले जाती हैं, और आखिरकार मूत्र के माध्यम से बिलिरुबिन हमारे शरीर से बाहर बाद में निकलने लगता है। चलिए यस, आगे मैं बात करती हूँ यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सो राइट, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 यहाँ पर फ्रांस एंड यानी कि जर्मनी, यहाँ पर जो है माउंटेन लाइन जो है यहाँ पर इन पर सही है। चलिए आगे बात करती हूँ, बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर कि भाई यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों में एक अखबार की केसरी की शुरुआत की थी, ये बिल्कुल सही नहीं है बाल गंगाधर तिलक के लिए। जबकि उन्होंने गीता का रहस्य लिखा, बिल्कुल सही, उन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव की भी शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने, बिल्कुल सही बात। और आगे यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर इन्होंने जो है 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करी, बिल्कुल सही बात है। यस, चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फिर से तो यहाँ पर सबसे हल्का तत्व अगर N2 की बात करूँ तो ये नहीं होता है, जबकि सबसे भारी धातु की बात करूँ तो यहाँ पर ओस्मियम होता है, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है, और सबसे हल्की धातु क्या होती है, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के एक सहयोगी और शिष्य के यानी कि मीराबेन का मूल नाम क्या था। तो मूल नाम क्या था यहाँ पर, यानी कि मैडलिन स्लेड इनका मूल नाम था। चलिए आगे बात करती हूँ, मैडलिन स्लेड एक ब्रिटिश महिला थी, और यह जो थी मीराबेन या फिर मीराबेन के नाम से भी जानी जाती थी। यह नाम महात्मा गांधी ने इनको दिया था, मीराबेन। चलिए यहाँ आगे बात करूँ, इसमें इन्होंने अपना जीवन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, मानव विकास और गांधी के सिद्धांतों की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया था। इन्होंने जो है 1982 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। चलिए आगे बात करती हूँ, किस भारतीय आईटी विशेषज्ञों को पेंटियम का जनक कहा जाता है। सो गाइज इस वीडियो में रखते हैं हम इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, चलिए बाय बाय।